दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यकीन मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 25, जिसको आपके लिए तैयार किया है नूर ने। तो भाई आपको इंतज़ार नहीं कराते तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। बीबी जी, ये देखें ज़रा, ये सूट कैसा है? जच रहा है ना मुझ पर? वो सुहानी शाम से लुफ्तंदोज़ होने की गर्ज से छत पर खड़ी चाय के छोटे छोटे सिप ले रही थी जब साइमा छत पर चली आई। दानीन ने निगाहों का रुख फेर कर तवज्जो उस पर मरकूज़ की, जो अब टखनों को छूती फ्रॉक साथ लगाए आंखों में इश्तियाक लिए उसे तक रही थी। बहुत प्यारा लग रहा है, सूट करेगा तुम पर? दानीन ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा था। शुक्र है आपको तो पसंद आई, वरना पता है मुराद कह रहा था ज़रा अच्छी नहीं लगेगी मुझ पर। असल में पहले कभी फ़्रॉक पहना नहीं, हमेशा शलवार कमीज़ पहनती रही हूँ, तो इसलिए मैं उलझन में थी। लेकिन अब तो पक्का यही पहनूंगी। वो बातूनी लड़की अब भी मुसलसल बोली जा रही थी। कहीं जा रही हो क्या तुम? दानील ने उसकी आंखों में चमक देकर पूछा। अरे, आपको साहिर भाई ने नहीं बताया? कल बस्ती में मेला है। दरअसल हमारे यहाँ हर साल बस्ती में मेला होता है, जिसे बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, गर्ज हर शख्स इस मेले में शामिल होता है। खूब रौनक होती है उस दिन। रात को भी खूब महफिल जमती है। सब बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं इस मेले का, और नए कपड़े भी बनवाते हैं। तो इसलिए मैं भी इसी की तैयारी कर रही हूँ। आपको पता है, इस मेले के लिए तमाम ख़वातीन एक ही तर्ज के कपड़े बनवाती हैं। जैसे इस बार सब फ्रॉक बनवा रही हैं, ऐसे ही मर्द भी एक जैसे सूट सिलवाते हैं। लेकिन आपके आने से चंद दिन पहले ही मैंने ये लिबास लिया था और अभी तक पहना नहीं। कल पहनूंगी, सच में बहुत मज़ा आएगा कल। साइमा के लहजे से बेतहाशा खुशी झलक रही थी। दानीन पुरशौक निगाहों से उसे देखे गई। बीबी जी, आप भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ? आप साथ होंगी तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। साइमा ने अचानक उसे भी साथ चलने की दावत दी थी। मैं क्या करूँगी भला वहाँ जाकर? दानीन हैरान हुई। मेले में जाने का उससे पहले कोई तजर्बा नहीं था उसे, ना उसे इल्म था कि वहाँ क्या कुछ होता है। अरे लो भला, ये भी कोई बात हुई? आप वही करना जो हम करेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या। कसम से बीबी जी, ऐसी रौनक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक बार चलकर तो देखें, सारी ज़िंदगी याद रखेंगी कल की रात को। थोड़ा मेरा भी रोब बन जाएगा वहाँ की सब औरतों में कि आप कि अपनी इतनी प्यारी मालकन को साथ लेकर आई हूँ। साइमा की आखिरी बात पर दानीन हंसी थी। बताएं ना बीबी जी, साथ चल रही हैं ना आप? साइमा ने पुरुमीद निगाहों से उसे देखा। नहीं साइमा, मैं पहले कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई, हमवन्नक ही लगूंगी मैं। तुम जाओ, एंजॉय करो। वैसे भी मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी साहिर से। तुम्हें पता तो है परसों मेरे बस्ती जाने पर किस कदर गुस्से में थे वो। दानीन ने बहाना बनाने की कोशिश की थी। उसका कतई कोई मुँह नहीं था जाने का। साहिर भाई से इजाज़त लेना मेरा काम है। वैसे भी साहिर भाई तो खुद कल जाएंगे मुराद के साथ। मैं और बच्चे भी चले जाएंगे। आप यहाँ कॉटेज में अकेली क्या करेंगी? कॉटेज है भी वीरान सुनसान सी जगह पर, जहाँ आसपास कोई आबादी नहीं। यहाँ अकेले रात कैसे गुजारेंगी? मेरा तो यही मशवरा है कि आप मेरे साथ आ जाएं। साइमा ने उसे कायल करना चाहा था। उसकी बात पर दानीन कशमकश का शिकार हुई। साहिर भी जा रहा था मेले में। मिजाजन ऐसा लगता तो नहीं था कि मेला देखने जाए। उससे तो कल की बातचीत मुकम्मल तौर पर बनती। तभी दानीन को उसके कहीं जाने की खबर ही नहीं थी। अब जब वो उसकी तरफ से मनाने की किसी कोशिश के मुंतज़िर थी, तो चूड़ियों के बॉक्स पर सॉरी की चिट लगाने के अलावा जनाब ने नाराज़गी ख़त्म करने के लिए कोई पेशरफ नहीं की थी। वो रात को भी खासी देर से आया था कॉटेज, और सुबह बग़ैर उसे मुखातिब किए चुपचाप कॉटेज से निकल गया था। तब से उसका कोई अता पता नहीं था। दानी ने भी खामोशी अख्तियार की रखी थी। जब उसे फ़िक्र नहीं तो वो क्यों पहले खुद मुखातिब करे। ढंग से अपने रवैये की माज़रत भी नहीं की, और उल्टा अब मुँह दिखा रहा है उसे। सोचों में गुम दानी ने चेहरे के जाविये बिगाड़े। लेकिन इस वक्त उसे फ़िक्र इस बात की हो रही थी कि सब चले जाएंगे तो वो तनहा कॉटेज में कैसे रहेगी। रात अकेले गैर आबाद इलाके के खाली कॉटेज में गुजारना उसने सोच कर ही झुरझुरी ली थी। क्या सोच रही हैं बीबी जी? साइमा ने उसे सोच में गुम चेहरे के जाविये बिगाड़ते देख कर टोका। दानीन उसकी बात पर चौंकी। कुछ नहीं, जाने को मैं चली तो जाऊँ साइमा, लेकिन मेरे पास इस टाइप का कोई लिबास नहीं है जैसा तुमने पकड़ रखा है। अभी तुमने कहा ना कि सब ख़वातीन एक ही तर्ज के लिबास जेबतन करती हैं, तो उन सब के दरमियान मैं जीन्स पहनकर अजीब लगूंगी, क्योंकि मेरे पास जीन्स और कुर्ते ही हैं। दानीन ने अपनी कशमकश वाज़ेह की।
ये तो कोई मसला ही नहीं है बीबी जी। मैं कल सुबह बस्ती जा रही हूँ, कुछ चीज़ें खरीदनी है मुझे। वहाँ से आपके लिए ऐसा ही सूट लेकर आऊँगी, प्यारे से रंग में। आप हाँ तो करें। साइमा उसे नीम रजामंद देख कर खुशी से बोली। दानीन अब भी तजज्जुब का शिकार थी कि क्या करे। फिर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचकर उसने इस बात में सर हिलाया। ओके, चलूँगी मैं भी, लेकिन मेरी ड्रेस की जिम्मेदारी तुम पर है। ज़्यादा हैवी मत लाना, रंग भी ज़्यादा तेज़ ना हो। दानीन ने उसे चंद हिदायत दी। जी ठीक है, साथ मैचिंग चूड़ियाँ और झुमके भी लाऊंगी, आपके लिए भी और अपने लिए भी। साइमा का चेहरा खिल उठा था उसके मान जाने पर। अब मैं चलती हूँ, अभी बहुत सी तैयारियाँ करनी है, कपड़े भी इस्त्री करने हैं सबके, फिर खाना भी बनाना है। साइमा जल्दी जल्दी कहती सीढ़ियों की जाने बढ़ गई। दानीन ने फिर से सामने मौजूद ऊंचे और बुलंद दुबाला पहाड़ों को निगाहों का मरकज़ बना लिया था। तसव्वुर के पर्दे पर साहे का अक्स था, जिसकी ये खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। अब जब वो खुद मानने के लिए तैयार बैठी थी तो मनाने वाला चुप साध गया था। अजीब रिश्ता था उनका भी। उसने सोचते सोचते सर झटका, फिर गहरे होते साए देखती नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की जाने बढ़ गई। सुबह उसकी आँख कमरे में होने वाली खटपट से खुली थी। दानीन ने मंदी मंदी आंखों से आवाज़ की सिमत देखा तो साहिर को अलमारी के सामने खड़ा देखकर चौंकी। चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि वो अलमारी के सामने खड़ा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि अलमारी का वो पट खोले खड़ा था जहां दानीन का सामान मौजूद था। मोहताज से अंदाज में चीज़ों को लट पलट करता वो न जाने क्या ढूंढ रहा था। दानीन आहिस्ता से बेड से उतरती बिना आवाज़ पैदा किए नंगे पैर उस तक आई। उसके कंधे के ऊपर से झांक कर देखना चाहा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे सामान में तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज़ खो गई है जिसे इतनी एहतियात से तलाश कर रहे हो? दानीन के उकब से बोलने पर वो एक पल को गड़बड़ाया था और हाथ में पकड़ी कोई चीज़ नामहसूस अंदाज में जेब में डाली थी। वो दानीन की जाने पुश किए हुए था, तभी वो उसकी इस हरकत से लाइम रही। कुछ नहीं, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा था तो सोचा इधर देख लूँ, कहीं इधर रखकर भूल तो नहीं क्या। साहिर को इस वक्त यही बहाना मुनासिब लगा था, तभी उसकी जाने मुड़ते हुए बोला। दानीन ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे, लेकिन फिर उसके ट्राउज़र की जेब से झांकते वॉलेट पर निगाह पड़ी तो चुप हो गई। इधर वॉलेट ढूंढ रहे थे तो वो जेब में क्या रखा है फिर? उसने हाथ बांधते हुए संजीदगी से उसके ट्राउज़र की जेब की तरफ इशारा किया। साहिर ने गड़बड़ा कर जेब पर हाथ रखा। वो इस जेब की जिप बंद करना भूल गया था। हाँ तो ढूंढ रहा था तो मिल गया ना वॉलेट, इधर से वही जेब में डाला है, वरना आपके सामान में कौन से ख़जाने मौजूद हैं जिन्हें चुरा लूँगा मैं। वो खुश्क लहजा अपनाता एक तरफ से गुजर कर कमरे से ही निकल गया। दानीन ने हैरत से उसकी पुश्त को देखा, फिर आगे बढ़कर अलमारी में इधर उधर झाँका और कंधे उचकाते हुए पट बंद कर दिए। कॉटेज से निकलते साहिर ने जेब से वो धागा निकाल कर फातिहाना निगाहों से उसे देखा, जैसे कोई बहुत बड़ा मैदान फतह कर लिया हो। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में चोरों वाले काम भी करने पड़ेंगे, वो भी फ़कत एक धागे के लिए। हाय रे किस्मत। इस धागे को देखते हुए साहिर बड़बड़ाया था, फिर खुद अपनी ही बात पर झेपता धागा वापस जेब में डालता वो आगे बढ़ गया। ये लें बीबी जी, आपका लिबास आ गया है, ये साथ ज्वेलरी और सैंडल भी हैं। दानीन शदीद बोरियत महसूस करती बैड पर नींद दराज फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रही थी जब साइमा कमरे में दाखिल हुई। हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स थाम रखे थे। सैंडल? लेकिन तुम्हें मेरे पाँव का साइज़ कैसे पता? दानीन हैरान हुई। उसकी बात पर साइमा एक पल को गड़बड़ाई थी। उसकी इस गड़बड़ाहट पर दानीन ने हैरत से उसे देखा था। अरे बीबी जी, सुबह आपके जूते के साथ धागा नाप कर ले गई थी मैं, तो बस उसी साइज़ के सैंडल ले आई। आप पहनकर देखें ना, बिल्कुल फिट आएंगे आपको। साइमन ने कहते हुए साथ ही शॉपिंग बैग में से सब चीज़ें निकाल कर बेड पर रखीं। दानीन ने लॉन्ग फ्रॉक को हाथ में लेकर सताई से देखा। वाह साइमा, चॉइस तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। वो तारीफ़ी निगाहों से साइमा को देखने लगी। सफ़ेद रंग की लॉन्ग फ्रॉक के गले और दामन पर सुनहरे रंग का नफीस सा काम बना हुआ था, साथ में चूड़ीदार पजामा और बड़ा सा दुपट्टा था। लिबास के साथ साथ सैंडल्स और ज्वेलरी भी पसंद आई थी दानीन को। उसने सैंडल्स पहनकर देखे तो वो उसके पाँव में बिल्कुल फिट थे। बड़ी एक्सपर्ट हो भाई तुम तो शॉपिंग के मामले में। दानीन ने सब चीज़ें समेटते हुए उसकी तारीफ़ की। साइमा ने लबों पर आती मुस्कुराहट छुपाई। अच्छा बीबी जी, मैं आपके कपड़े सी करके अलमारी में लटका देती हूँ,
शाम को 7 बजे तक तैयार रहिएगा। मुराद आपको बस्सी ले आएगा। साइमा ने उसकी सैंडल्स और ज्वेलरी अलमारी में रखी। क्यों, तुम साथ नहीं जाओगी क्या? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी साइमा, मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। और वो परेशान सी बोली, मैं भी जाऊंगी बीबी जी, फ़िक्र क्यों करती हैं आप? असल में आज रात के लिए जो पकवान बनते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी 5 ख़वातीन ने ली थी, लेकिन एक की तबीयत ख़राब है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा ताकि उन लोगों की कुछ मदद करवा सकूं। मैं और बच्चे कुछ देर में चले जाएंगे। साहिर भाई से इजाज़त ले ली है मैंने आपकी बस्ती जाने की। हमें वहाँ छोड़कर मुराद वापस आ जाएगा, फिर आपको लेकर शाम को आएगा। साहिर भाई कह रहे थे वो किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, तो वहीं से सीधा बस्ती आएंगे। साइमा ने उसे तफसीलन आगाह किया। अच्छा चलो ठीक है। चंद हमें गुमगुम की कैफियत में मुब्तला रहने के बाद दानीन ने इस बात में सर हिला दिया। साइमा उसके कपड़े इस्त्री करने की गर्ज से कमरे से बाहर निकल गई। 7:10 हो रहे थे जब वो बिल्कुल तैयार आईने के सामने खड़ी थी। फ्रॉक का दुपट्टा गले में स्टॉलर की तरह ही लपेट रखा था, जबकि ज्वेलरी में से सिर्फ सुनहरे झुमके पहने थे उसने। ज्वेलरी में बिंदिया भी थी, लेकिन वो उसने अलमारी में ही रख दी थी। सैंडल्स की हील ज़्यादा ऊँची नहीं थी, तभी चलना आसान साबित हो रहा था। हाथ में बस सेलफोन थाम रखा था कि इस बार फ़ोन पाउच में डालने की गलती नहीं कर सकती थी। वो पाउच साथ लेने का इरादा भी मौकूफ़ कर दिया था उसने। बालों को पुश पर खुला छोड़ रखा था। लाइट सा मेकअप उसके चेहरे के खतोखाल को खासा खूबसूरत बना रहा था। अपनी तैयारी से मुतमईन होती वो कमरे से निकली। कॉटेज से बाहर आई तो मुराद को अपना मुंतज़िर पाया। कॉटेज लॉक कर दो मुराद। चाबियाँ मुराद की जानिब बढ़ाते हुए वो एक जानिब खड़ी हुई। मुराद दरवाजे को लॉक करता गाड़ी की जानिब आया। बैठिए बीबी जी। मुराद ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। दानीन फ्रॉक को संभालती गाड़ी में बैठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुराद अब ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के दौरान वो विंडो से बाहर ही देखती रही थी, लेकिन गहरे होते अंधेरे में बाहर के मनाज़र बहुत गैर वाज़ेह से थे। बस्ती का फासला भी काफ़ी ज़्यादा रहता था। तभी वो निगाहें बाहर से हटाती फ़ोन पर झुक गई। सेल फ़ोन की स्क्रीन ऑन करते हुए वो गैलरी में मौजूद अपनी और साहिर की शादी की तस्वीर देखने लगी। ज़ुनैरा ने ही अपने फ़ोन से ये तस्वीर उसके फ़ोन में शेयर की थी और दानीन ने उन तस्वीर पर एक निगाह तक डालना गवारा नहीं किया था, लेकिन आज वो इन तस्वीर को जूम करके देख रही थी। तवज्जो का मरकज़ अपने और साहिर से ज़्यादा बाकी घर वाले थे। ज़ुनैरा, माँ जी, भाभियाँ और साहिर के तीनों भाई। एक जगह फैमिली पिक्चर ली गई थी। दानीन कितने ही पल उस तस्वीर को देखती रही। कितनी मुकम्मल तस्वीर थी ना वो। हर चेहरे पर चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। वो खोई खोई सी उस तस्वीर को देख रही थी जब गाड़ी एक दो झटके खाती रुक गई। दानीन ने निगाहें उठाई तो वो लोग अभी तक रोड पर ही थे। बस्ती का नामो निशान तक ना था। क्या हुआ मुराद, गाड़ी क्यों रोक दी? दानीन के लहजे में परेशानी थी। मैंने गाड़ी नहीं रोकी बीबी जी, गाड़ी खुद झटके खाते ही रुकी है। आप अंदर ही रहिएगा, मैं देखता हूँ। मुराद ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। दानीन ने उसे गाड़ी के सामने जाते और बोनट उठाते देखा। फिर वो दोबारा फ़ोन की जानिब मुतवज्जह हो गई। बमुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे जब ड्राइविंग सीट पर कोई आ बैठा। दानीन ने ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर सीट की पुश्त की जानिब देखा, फिर अपने साहब का मशगले में मसरूफ़ हो गई। ड्राइविंग सीट पर बैठी शख्सियत ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बैक व्यू मिरर उस पर सेट किया और पुरशौक निगाह उसके चेहरे पर डाली। फिर दाएं जानिब अंधेरे में खड़े मुराद की तरफ देखते हुए विक्ट्री का निशान बनाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन पौन घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी एक जगह रोक दी गई थी। दानीन जो सीट की पुश्त से सर लगाए आंखें बंद किए बैठी थी, गाड़ी रुकने पर उसने आंखें खोलीं। विंड स्क्रीन के पार देखा तो बस्ती अब भी दिखाई न दे रही थी। अगर वो बस्ती में होते तो बस्ती में रोशनियाँ तो दिखाई देती, लेकिन यहाँ तो अंधेरा ही था। बस आसमान पर चमकते चांद की दूधिया रोशनी थी। मुराद, अब गाड़ी क्यों रोकी तुमने, वो भी इस वीरान जगह पर? दानीन के लहजे में खौफ डराया था। मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी रोक दी जाती है मादाम, शगुफ्ता से लहजे में जवाब देता वो गाड़ी से उतरा था। दानीन को उसकी आवाज़ सुनाई देना अपनी समातों का धोखा लगा, लेकिन उसके कुछ कहने से कबल ही वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर हाथ बढ़ा चुका था। तुम? दानीन के लहजे में बेयकीनी सी थी। हाँ मैं। साहिर दिलकशी से मुस्कुराया। सफ़ेद कुर्ता शलवार में उसकी वजह हट देखने लायक थी। बाजू कोहनियों तक फोल्ड कर रखे थे, जबकि गिरेबान का ऊपरी बटन खुला हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कहाँ लाए हो तुम मुझे?
इस गैराबाद जगह को देखकर दानीन हड़बड़ाई थी। साहिर का बढ़ाया हुआ हाथ अभी तक नज़रअंदाज कर रखा था। किसी की नाराज़गी दूर करने आया हूँ यहाँ। बाहर आएंगी तो खुद ही जान जाएंगी कि कहाँ लाया हूँ मैं आपको। साहिर का लहजा नरम सा था। दानीन चंद पल जांचती हुई निगाहों से उसे देखती रही। न जाने क्यों उस पर एतबार करने को जी चाहा था। इतना तो अब तक जान ही चुकी थी कि साहिर कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। खफगी के इजहार के तौर पर वो उसका हाथ थामे बिना गाड़ी से उतरी। साहिर ने बुरा माने बगैर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, फिर जेब से स्याह पट्टी निकालते हुए उसकी आंखों पर बांधने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? उसकी इस हरकत पर दानीन की जान हवा हुई। आहा, अपने इन आज़ाद हाथों का इस्तेमाल करते हुए आँखों की पट्टी हटाने की गलती मत कीजिएगा, वरना मजबूरन मुझे आपके हाथ पाँव जकड़ कर आपको साथ ले जाना पड़ेगा। डोंट वरी, सरप्राइज़ है आपके लिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। साहिर ने वार्निंग देते हुए साथ ही उसकी परेशानी और खौफ को ज़ाहिर करना चाहता। उसकी धमकी ने काम किया था। दानीन ने न सिर्फ हाथ नीचे गिराए बल्कि खामोश भी हो गई। मेरी हिदायत पर अमल करते हुए आगे बढ़िएगा। आपकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे आपका हाथ थामना पड़ेगा, इसलिए कोई गलत मतलब निकालते हुए मुझ पर इल्ज़ामात की बौछार मत कीजिएगा। साहिर ने पहले से ही हिफाजती बंद बांधे। जानता था कि वो 1 मिनट नहीं लगाएगी बदगुमान होने में। दानीन की जानिब से अब भी खामोशी ही मिली थी। वो साहिर की हिदायत पर अमल करती कदम आगे बढ़ा रही थी। उसका दायां हाथ साहिर की गिरफ्त में था, जबकि बाएं हाथ से उसने साहिर का बाजू थाम रखा था। इस वक्त चलने के लिए भी वो मुकम्मल तौर पर साहिर के रहमो करम पर थी। आउच! एक जगह किसी छोटे से पत्थर से उसका पाँव रपटा। इससे पहले कि वो ज़मीन बोझ होती, साहिर ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया था। क्या मुसीबत है? आंखों पर पट्टी बांधने की क्या ज़रूरत थी? चलना मुश्किल हो गया मेरे लिए। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों की बिनाई चली गई है। वो झंझलाई थी। साहिर उसकी बात पर मुस्कुराहट दबाई। बस चंद कदम और। वो खुद थोड़ा आगे खड़ा उसका हाथ थामे आगे बढ़ने का कह रहा था। बस। मज़ीद चंद कदम बढ़ाने के बाद साहिर ने उसे रुकने को कहा। हटा दूं पट्टी? दानीन ने सवाल किया। साथ ही हाथ पट्टी की जाने बढ़ाए थे, लेकिन साहिर ने तेज़ी से उसके हाथ थाम कर उसे रोका। अभी नहीं, ठहरें दो आप 2 मिनट। वो कहते हुए अब उसका हाथ छोड़कर न जाने कहाँ जा चुका था। कुछ देर बाद दानीन को अपने करीब उसकी मौजूदगी महसूस हुई। वो पट्टी हटाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही साहिर ने उसे बाजू में उठाते हुए हल्का सा जम किया था, जबकि दानीन उसकी इस हरकत पर भौचका सी रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे? साहिर उसे नीचे उतार चुका था। जब वो घुराते हुए पट्टी उतारती उसकी जानिब मुड़ी, लेकिन फिर बात अधूरी रह गई। आसपास की गई जिस सजावट ने उसकी ज़बान बंद कर दी थी। वो पूरी आंखें खोले इर्द गिर्द का मंजर देख रही थी। वो कोई नदी थी शायद, जहाँ एक किनारे पर उनकी कश्ती लगी थी और कश्ती के अतराफ में सुनहरी बत्तियाँ रोशन थीं। गोया बहुत से सुनहरी रंग के जुगनू उनकी कश्ती पर आ बैठे हों। वो दोनों इस वक्त कश्ती में गुलाब की पत्तियों से बनाए गए दिल के ऐन वस्त में खड़े थे। दिल के अतराफ में दिए रखे गए थे, जिन्हें चंद लम्हे कबल साहिर ने रोशन किया था। दिल के अंदर से ही गुलाब की पत्तियों से आगे की जानिब रास्ता बनाया गया था, जो कुछ दूर जाकर एक मेज़ और कुर्सियों पर ख़त्म हो रहा था। गुलाब के बहुत से गुलदस्ते कश्ती में मुख्तलिफ जगहों पर सजाए गए थे। वो जो गुलाबों की दीवानी थी, इतने ज़्यादा गुलाब के फूल अपने अतराफ में देखकर गोया सांस लेना भी भूल गई थी। गुलाबों की भीनी भीनी सी खुशबू फिज़ा को मअतर कर रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए इस दिलनशी खुशबू को सीने में उतारा। सुनहरी रोशनी में दिखाई देते दोनों तरफ के बुलंद व बांग पहाड़ भी इस वक्त उसे खूबसूरत लग रहे थे, जबकि दूर आसमान पर चमकता चांद सफ़ेद रंग के लिबास में मौजूद इस लड़की की आंखों में खुद से ज़्यादा चमक देखकर मुस्कुराया था। कितना दिलकश समा है ना, मैं, आप और ये हसीन तरीन मनाज़र। ऐसे में अगर कोई ख़ता हो जाए तो। उसे मसूर सा देखकर साहिर ने उसके कान के करीब सरगोशी की थी। बात मुकम्मल होने से कबल ही वो ज़ख्मी नागन की तरह पलटी थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपी शरारत देखकर उसे घूर कर रह गई। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं वापस जा रही हूँ, वो खफा से लहजे में कहती मुड़ी। अच्छा सॉरी ना, मैं मजाक। साहिर उसके वापस पलटने पर बौखलाया था, लेकिन एक बार फिर उसकी बात अधूरी रह गई। दानीन को भी खिंचाव महसूस होने पर रुकना पड़ा था। पलट कर देखा तो अपने दुपट्टे को उसके कुर्ते के बटन के साथ उलझा हुआ पाया।
साहिर के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। देख लें, आपका दुपट्टा भी यही चाहता है कि आज की ये हसीन रात हम दोनों एक साथ गुजारें इस खूबसूरत सी जगह पर। वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब देख रहा था। दानी ने एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर खामोशी से उस तक आई और उसके बटन के साथ उलझा अपना दुपट्टा आज़ाद करवाया। उसकी वापसी के लिए मुड़ने से कबल साहिर फुर्ती से आगे बढ़ा था और किनारे पर बंधा रस्सा खोलते हुए जम करता फिर से बोट में सवार हो गया। दानीन उसकी तेज़ी पर हैरान सी उसे देखती रह गई। मोटर बोट अब आहिस्ता किनारे से दूर होती जा रही थी। सॉरी अगेन। निचला लब दांतों तले दबाते हुए आंखों में शरारत लिए वो दोनों हाथ उठाकर बोला। दानीन के चेहरे के जाविये बिगड़े। आगे चलें, मुझे पता है आपने डिनर नहीं किया, सो हमारा डिनर वेट कर रहा है हमारा। साहिर ने कहते हुए मोटर बोट के अगले हिस्से की जानिब इशारा किया, जहाँ टेबल के गिर्द 2 कुर्सियाँ मौजूद थीं और टेबल पर मुख्तलिफ बर्तनों में न जाने क्या क्या ढक कर रखा गया था। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं नाराज़ हूँ तुमसे। दानीन ने मुंह फुलाया। क्या? इतना अच्छा सरप्राइज़ पाकर भी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई? साहिर ने सदमे से उसे देखा। जी नहीं। दानीन नो लिफ्ट का बोर्ड मुंह पर सजाती रुख मोड़ गई। चलें फिर, आपकी मर्ज़ी, मैं क्या कह सकता हूँ। साहिर ने मुंह लटका कर कहा और बोर्ड के किनारे पर जा बैठा। दानीन ने सुलग कर उसे देखा, अलबत्ता कुछ कहने से गुरेज पड़ता था। वैसे मेरी पसंद के लिबास में जच रही हैं आप। काफ़ी देर बाद उसे खामोश पाकर साहिर ने तौसीफ़ीने का उसके वजूद पर डालते हुए तारीफ़ की थी। मकसद उसे बोलने पर उकसाना था। तुम्हारी पसंद? लेकिन ये तो साइमा। दानीन ने बात अधूरी छोड़ते हुए हैरान निगाहों से एक बार अपने लिबास की जानिब देखा। फिर जब बात समझ में आई तो खशमगी निगाहों ने साहिर के चेहरे तक का सफ़र किया था, जो लबों पर शरारती मुस्कान लिए उसे तक रहा था। तो ये सब तुम्हारा प्लान था मुझे यहाँ लाने का? इस साइमा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वैसे खुद को मेरी दोस्त कहती है और साथ दिया तुम्हारा उसने। दानीन के चेहरे पर दबा दबा सा गुस्सा था। वो मुझे भी तो भाई कहती है और भाई दोस्तों से बढ़कर होते हैं। वैसे भी उसका कोई कसूर नहीं है, ये सब उसे मेरे कहने पर ही किया है। साहिर ने साइमा की पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी, लेकिन उसे मुझसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। किस कदर ड्रामेबाज लड़की है ये। पूरी प्लानिंग के साथ आई मेरे पास और मुझे खबर ही नहीं हो सकी कि ये सब एक्टिंग है। उसे तो मैं जाकर पूछूंगी कैसे धड़ल्ले से झूठ कह रही थी कि कॉटेज में कोई नहीं होगा आज रात। दानी ने दांत कचकचाए। उसने सही कहा था, आज रात वाकई कॉटेज खाली है। आप और मैं यहाँ हैं, जबकि मुराद साइमा और बच्चों के हमरा अपने ससुराल गया है। आज रात वो लोग वहीं रहेंगे। साहिर ने गोया इत्तला दी थी। और वो मेले वाला झूठ? दानीन ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। मेले वाली बात भी झूठ नहीं थी। बस्ती में मेला होता है, लेकिन वो मेला आज नहीं चंद दिन बाद है। अब इससे बेहतर और कोई बहाना नहीं मिला आपको लाने का, तो साइमा को यही बहाना बनाना पड़ा। वैसे भी अगर मेला हो तब भी मैं आपको वहाँ हरगिज़ नहीं जाने देता, क्योंकि वहाँ आपके मतलब का कुछ भी नहीं है। साहिर बात करते करते फ़ोन पर भी मसरूफ़ था। तुम्हें अगर मुझे यहीं लाना था तो सीधा सीधा मुझे कह देते, इतने बहाने करने की क्या ज़रूरत थी। दानीन का लहजा तफ्तीशी हुआ। अच्छा, और मेरे कहने पर आप आ जाती? साहिर ने फ़ोन से सर उठाकर उसकी आंखों में झाँका था। दानीन उसकी निगाहों में छुपा सवाल पढ़कर नज़र चुरा गई। शायद आ ही जाती, धीमी सी आवाज़ में कहा था, लेकिन साहिर सुन चुका था। खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। साहिर ने चिल्लाते हुए लहजे में शेर का आखिरी मिसरा पढ़ा था। तुम? दानी ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे, लेकिन इस वक्त साहिर ने फ़ोन दूर करते हुए स्क्रीन चेहरे के सामने की। अस्सलाम वालेकुम खाला। फ़ोन की फ्रंट फ्लैश लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दानीन ने हैरान होकर उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम साहिर पुत्र, कैसे हो? खाला की आवाज़ सुनाई दी थी। शायद वो वीडियो कॉल पर बात कर रहा था उनसे। साहिर अब उनका हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहा था। पुत्र, ये कौन सी जगह पर बैठकर बात कर रहे हो? खाला ने लाइटिंग की रोशनी में उकप में झिलमिलाते पानी को देखते हुए सवाल किया था। बोटिंग के लिए आए हैं हम खाला। ये जो सारा इंतज़ाम देख रही है ना, ये दानीन के लिए करवाया है मैंने। नाराज़ हैं वो एक छोटी सी बात को लेकर। देख लें, इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के बाद भी नाराज़गी ख़त्म नहीं कर रही। साहिर ने एक शरारती निगाह दानीन के चेहरे पर डालते हुए खाला से शिकायत लगाई। उसकी इस हरकत पर दानीन दांत पीस कर रह गई थी। कहाँ है दानीन? बात करवाओ ज़रा मेरी उससे।
खाला की आवाज़ से ही दानीन को अंदाज़ा हो गया था कि उसकी क्लास होने वाली है अब। लेकिन साहिर के सामने उफ, पता नहीं क्या क्या कहेंगी खाला, वो दिल ही दिल में सोचने लगी। यहीं पास ही है, मैं बात करवाता हूँ। साहिर फर्माबरदारी दिखाता फ़ौरन उठकर उसके करीब आया, फिर उसे भी कैमरे की जद में लिया। दानीन ने मरी मरी आवाज़ में खाला को सलाम करने के बाद खैरियत दरियाफ़्त की थी। दानीन पुत्र, साहिर क्या कह रहा है? तुम क्यों नाराज़ हो उससे? खाला जल्द ही मतलब की बात पर आई। दानीन ने साहिर को एक घूरी से नवाजा। कुछ नहीं खाला, बस यूं ही, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप परेशान मत हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे खाला को मुतमईन करे। बुरी बात है बच्चे, ऐसे थोड़ी करते हैं। इतना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें, कदर करो इसकी। देखो, तुम्हारी ज़रा सी नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसे दूर करने के लिए कितने जतन कर रहा है। दूसरे को इतना नहीं सताना चाहिए कि अगला बंदा मनाते मनाते थक जाए। छोटी सी तो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को नाराज़गी में ही ज़ाया कर दोगे तो मोहब्बत करने का वक्त कैसे मिलेगा? हस्बे आदत खाला की नसीहतें शुरू हो चुकी थीं और साहिर मुस्कुराहट दबाए दानीन के चेहरे के तासुरात से महसूस हो रहा था। जी, वो शर्मिंदा सी एक लफ्ज़ी जवाब देकर खामोश हो गई। बस भी कर दें खाला, और कितना शर्मिंदा करेंगी मेरी बीवी को? साहिर ने उसे मज़ीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए बशाशत से कहते हुए कैमरे का रुख अपनी जानिब मोड़ लिया। मज़ीद चंद बातें करने के बाद वो कॉल मुनक़ता कर चुका था। तो तुम खाला को ये दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए हो कि हम दोनों बहुत खुश हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? दानीन ने तिरछी निगाह उस पर डाली। नहीं, मैं आपको इसलिए यहाँ लाया हूँ कि 2 दिन पहले कोई कह रहा था उसे चिट पर लगी सॉरी नहीं, रूबरू की गई माज़रत चाहिए। तो ये माज़रत का बेहतरीन तरीका लगा मुझे, अपने उस दिन के रवैये का इज़ाला करने की एक छोटी सी कोशिश। साहिर ने उसे यहाँ लाने की वजह बताई। दानीन ने एक पल के लिए सटपटाई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि साहिर उसकी बातें सुन रहा होगा। अच्छा, मुझे भूख लगी है। दानीन उसकी गहरी निगाहें खुद पर भी देखकर जल्दी से कहती गुलाब की पत्तियों से बनी रविश पर आगे बढ़ी। साहिर भी कंधे उचकाता उसकी तकलीद में चल दिया। दानीन के पहुँचने तक वो उसके लिए कुर्सी खींच चुका था। दानीन को अच्छा लगा था उसका यूँ फिक्र करना, लेकिन चेहरे से वो कुछ ज़ाहिर नहीं होने दे रहा था। वैसे ये एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता था अगर। टेबल पर मौजूद कैंडल स्टैंड की कैंडल्स जलाते हुए साहिर ने लफ्ज़ रोमांटिक पर जोर देते हुए कहा, लेकिन उसे खुद को घूरते पाया तो ज़बान दांतों तले दबाता बात अधूरी छोड़ गया। नहीं, मतलब मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वो अब दानीन की प्लेट में खाना निकाल रहा था। उसके यूँ हड़बड़ा कर बात पलटने पर दानीन के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो महारत से छुपा गई। साहिर को अब तक उसने संजीदा, खामोश तबा और अपने काम से काम रखने वाला इंसान के तौर पर ही देखा था। आज वो उसके नए रूप से आशा हो रही थी तो सिर्फ उसके सामने ज़ाहिर हुआ था और दानीन को उसका ये रूप अच्छा लगा था। फ्रेंडली अंदाज में बात करना और हल्की फुल्की नोक-झोंक, दोनों अब खामोशी से खाना खा रहे थे। वो आखिरी निवाला ले रही थी जब बोट आगे बढ़ने के साथ साथ पहाड़ की ओर से दिखाई देती रोशनियों ने उसे चौंकाया। टिश्यू से हाथ साफ करते हुए पूरी तरह उन रोशनियों की तरफ मुतवज्जह हुई जो पानी में सुनहरीपन सा पैदा कर रही थी। इस रोशनी का माखज़ अभी तक पहाड़ की ओर में था। साहिर, वो रोशनियाँ किस चीज़ की हैं? दानीन ने मेस्मराइजिंग अंदाज में साहिर को मुखातिब किया। थोड़ा आगे जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। 1 मिनट में आया। साहिर मबहम सा जवाब देता एक जानिब चला गया। उसने बोट की स्पीड कम कर दी थी। बोट अब पहाड़ के करीब से गुजरती आगे जा रही थी। वाह! मंजर वाज़ेह होते ही दानीन की खुशी से भरी आवाज़ सुनाई दी। वहाँ नदी के किनारे से कुछ फासले पर एक खैमा नस्ब किया गया था। खैमे के अंदर और बाहर भी सुनहरी रंग की लाइटिंग की गई थी, जिससे खैमा जगमगा रहा था। पानी में नज़र आता खैमे का अक्स बहुत ही दिलफरेब नज़ारा पेश कर रहा था। वेलकम टू वंडरलैंड मादाम। कश्ती के किनारे लगते ही साहिर ने दानीन की जानिब हाथ बढ़ाया था। दानीन तो गोया किसी तलस्म में जकड़ी गई थी। उसे खुद भी इल्म नहीं हुआ कि कब उसने अपना हाथ साहिर के हाथ में थमाया था। दोनों बोट से उतर आए थे। साहिर अब बोट के मजबूत रस्से को किनारे पर मखसूस जगह पर बांध रहा था। दानीन मसूर की खैमे की जानिब बढ़ने लगी। पर्दा एक तरफ करते हुए वो खैमे में दाखिल हुई तो अंदर तेज़ बल्ब की रोशनी ने एक पल के लिए उसकी आंखों को चुंधिया दिया था। चंद लम्हों बाद आंखें रोशनी से मानूस हुई तो खैमे का मंजर वाज़ेह हुआ। सामने तकरीबन उसी के साइज़ का एक टेडी बेयर खड़ा किया गया था, जिसके हाथ में सुर्ख रंग का बड़ा सा दिल था।
दिल के ऐन वस्त में सॉरी लिखा हुआ था। दानीन के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। उसे तस्लीम करना पड़ा कि माजरत करने का ये सबसे अनोखा और दिलफरेब तरीका था। वो सताइशी निगाहों से इर्द गिर्द देख रही थी जब एक मखमली पर्दा दिखाई दिया। वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होती आगे बढ़ी। पर्दा उठाया तो हैरत का एक और झटका लगा। वहाँ एक और इसी साइज़ का टेडी बेयर रखा था और उसके हाथ में एक फूल था और साथ उसके सीने पर चंद अल्फाज दर्ज थे। बी माई फ्रेंड प्लीज़। दानीन ने ज़ेरे लब वो अल्फाज दोहराए। दिल में खुशगवार सी लहर उभरी थी। बी माई फ्रेंड प्लीज़। अकब से सुनाई देती साहिर की धीमी सी आवाज़ पर वो चौंकी। उसे खबर ही ना हो सकी थी उसके आने की। अभी दोस्ती हो सकती है? साहिर ने पुरुमीद निगाहों से उसे देखा। अभी मतलब? सिर्फ दोस्ती ही होगी हमारे दरमियान, आज भी और कल भी। दानीन ने न जाने क्या जताने की कोशिश की थी। ओह, मतलब दोस्ती पक्की समझूं। साहिर ने फ़ौरन हाथ आगे बढ़ाया। दानीन ने ब्रूज खाकर उसके बढ़ते हुए हाथ की जानिब देखा। ऐसे क्या घूर रही हैं? बेफिक्र रहें, बोर्ड से उतरते वक्त इस हाथ को थामने से आपको कांटे नहीं चुभे तो भी नहीं चुभेंगे। साहिर का हाथ अब भी आगे बढ़ा हुआ ही था। उसकी बात पर दानीन के लबों पर मुस्कुराहट झलकी। फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। थैंक गॉड। साहिर ने बुलंद आवाज़ में खुदा का शुक्र अदा किया। आपके हाथ कितने ठंडे पड़ रहे हैं। साहिर उसके सर्द हाथ पाकर चौंका। वेट, सर्दी का भी इलाज कर रखा है मैंने। वो अब खैमे में एक जानिब से लकड़ियाँ उठाए बाहर आया। दानीन भी उसके हमरा बाहर चली आई थी। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए वो अब कोई मुनासिब जगह तलाश कर रहा था। फिर जैसे निगाहों की तलाश खत्म हुई, आप वहाँ उस पत्थर पर बैठ जाएं। साहिर ने एक जानिब इशारा करते हुए दानीन को मुखातिब किया। दानीन इस में सर हिलाती पत्थर पर टिक गई। साहिर ने कुछ फासले पर कदरे खुश जगह देखकर लकड़ियों पर पेट्रोल छिड़कते हुए उन्हें सुलगा दिया। ठंडी हवा के बाइस सर्दी बढ़ गई थी, लेकिन लकड़ियों की गरमाइश ने कुछ ही देर में उनके आसपास का माहौल गर्म कर दिया था। वो खुद भी एक मुनासिब साइज़ का पत्थर धकेलता आग के करीब ले आया। फीलिंग बेटर? उससे कुछ फासले पर बैठते हुए साहिर ने सवाल किया। दानीन ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। वो इस वक्त यही सोच रही थी कि उसकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए साहिर ने कितना कुछ किया, और एक वो थी जो अब तक निहायत बुरा रवैया अख्तियार किए हुए थी उसके साथ। साहिर के हवाले से सोचों का जाविया बदला था तो उसे साहिर पर तरस आया था। खुद पर अफसोस भी हुआ था। साहिर की तमाम तर अच्छाइयाँ नज़र आने लगी थीं उसे। वैसे मैं एक बात सोच रहा था। साहिर ने उसे गुमसुम पाकर मुखातिब किया। वहाँ सेकते हुए उन्हें आपस में रगड़ रहा था। क्या? दानीन की सवालिया निगाहें उसकी जानिब उठी। वो दुपट्टे को गले से निकालकर अब कंधों के गिर्द शॉल की तरह लपेट रही थी। यही कि दोस्ती करने के लिए आपने मेरा इतना खर्च करवा दिया, मोहब्बत करने के लिए तो मुझे कंगाल कर देंगी। वो संजीदगी से कह रहा था, जबकि आंखों में शरारत पहना थी। दानीन ने उसे घूरा। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती हो गई है, इतना ही काफ़ी है। वो मुंह बनाकर बोली। जवाबन साहिर का हल्का सा कहकत सुनाई दिया था। एक बात कहूँ? दानीन ने उसे बगौर हंसते हुए देखा तो अंदाज़ा हुआ इस शख्स की हंसी खासी खूबसूरत थी। बिल्कुल, इजाज़त लेने की ज़रूरत कब से पड़ गई आपको? साहिर का लहजा नरम था। तुम इस रूप में अच्छे लगते हो, नरम मेहरबान से। सड़ियल और खड़ूसपन बिल्कुल नहीं जचता तुम पर। दानीन दिल की बात कह गई थी उससे। साहिर ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। और आप मुझे हर रूप में अच्छी लगती हैं, लड़ते झगड़ते हुए, रूठते हुए, और यूँ मोहब्बत से मुझे तकते तकते मेरी तारीफ़ करते हुए। बात के अख्तिताम तक वो उसकी चोरी पकड़ चुका था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फ़ौरन नज़रों का जाविया बदलती नदी के पानी को देखने लगी। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। साहिर भी उसकी निगाहों के ताक़ुब में दूर झिलमिलाते पानी को देखने लगा था। काफ़ी देर माहौल पर बोझल सी खामोशी तारी रही। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे थे, लेकिन इस लम्हे जैसे सारे अल्फाज दिमाग से तहवील होते फ़िज़ा में गर्दिश करने लगे थे। घर बात करना चाहेंगी आप? जुनैरा कह रही थी आपकी बात करवाऊँ उससे। साहिर ने इजाज़त तलब अंदाज में उससे कहा था। दानीन ने सर उठाकर उसे देखा। उसके लहजे में, उसके अंदाज में कोई हुक्म, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। इतनी छोटी सी बात के लिए भी वो उसकी इजाज़त का मुंतज़िर था। और वो कैसे इतनी बेमुरवत हो गई थी? जब से यहाँ आई थी उसने एक बार भी ज़हमत नहीं की थी घर फ़ोन करने की।
साहिर का गुस्सा था शायद कि उसका दिल ही नहीं चाहा था उससे मुंसलिक रिश्तों से बात करने का। वो सब लोग इतनी मोहब्बत करते थे उससे, इतनी इज्जत देते थे, और बदले में वो क्या कर रही थी? दानी को बेतहाशा शर्मिंदगी ने आन घेरा। उसने बगैर कुछ कहे धीरे से इस बात में सर हिला दिया। साहिर ने जुनैरा के नंबर पर वीडियो कॉल की थी। कुछ ही देर बाद दूसरी जानिब से कॉल कनेक्ट हो गई। साहिर अपनी जगह से उठकर दानी के करीब चला आया। वो वहीं खड़ी जुनैरा से बात करने में मगन था। दानी ने इधर उधर देखा, वहाँ आसपास और कोई पत्थर नहीं था बैठने के लिए। अलबत्ता जिस पत्थर पर दानी बैठी थी वो साइज़ में काफ़ी बड़ा था, जिस पर मज़ीद एक इंसान बैठ सकता था। दानी ने दाएं जानिब खिसकते हुए उसके लिए जगह बनाई। साहिर, उसने बातों में मगन साहिर को पुकारा था। साहिर उसकी आवाज़ पर चौंका, फिर उसकी आंखों से पत्थर की जानिब इशारा करने पर कदरे हैरान हुआ, लेकिन जब इस बात का यकीन हुआ कि वो वाकई उसके लिए जगह बनाए उसे अपने पास बैठने को कह रही थी, तब उसके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट बिखरी थी। बिलाखिर उनके दरमियान एतबार का रिश्ता कायम होने लगा था। जुनैरा के बाद उन दोनों ने माजी से बात की थी, फिर बारी बारी बाकी सबसे भी। रात का वक्त था, तभी सब घर में ही मौजूद थे और उनकी कॉल का सुनकर तमाम अफराद इश्तियाक के मारे टीवी लाउंज में जमा हो गए थे। आखिर में दोनों अली से बात कर रहे थे और हस्बे आदत अली शरारतें कर रहा था। जब अली को इल्म हुआ कि वो दोनों बाहर आए हैं और इस वक्त नदी के किनारे बैठे हैं, तो अली ने नदी का मंजर दिखाने की फरमाइश की थी। साहिर ने सेल फ़ोन का बैक कैमरा ऑन करते हुए वो खूबसूरत मंजर उन सबको दिखाया। वाह लाले, लगता ही नहीं है आप शादी से पहले वाले वो खड़ूस और सर्दियल से भाई हो। भाभी, कौन से तावीज़ करवाए मेरे भाई पर, कितना बदल गए हैं ये। वैसे तब्दीली अच्छी लगी मुझे, अली आंखों में शरारती बोला। साहिर और दानी की हंसी बेसाख्ता थी। वैसे एक बात तय है साहिर भाई, आपके आते ही मैंने आपकी शागिर्दी इख्तियार कर लेनी है। अली अब संजीदा चेहरा बनाए कह रहा था। शागिर्दगी? किस मामले में? साहिर ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। अरे भाई, शादी के बाद बीवियों को कैसे खुश रखा जाता है, नाराज़ होने पर कैसे मनाया जाता है, उन्हें किस तरह के सरप्राइज़ दिए जाते हैं, ये सब आप ही तो सिखाएंगे मुझे। कल को मेरी भी शादी होगी, तब मुझे अपनी बीवी से फूहड़ और निकम्मे जैसे अलकाब नहीं सुनने। अली दूर की कोड़ी लाया था। सब्र कर ले बच्चे, शादी के बाद ये तमाम तर हुनर अपने आप सीख जाता है आदमी। बीवियाँ होती हैं ना सिखाने के लिए, तुम भी सीख जाओगे, बल्कि मुझे यकीन है मुझसे 2 कदम आगे ही होगे। साहिर भी हल्के फुल्के लहजे में बोला था। साथ ही निगाह कैमरे में दिखते दानी के अक्स पर डाली, जो उन दोनों की बातें सुनती मुस्कुरा रही थी। मज़ीद कुछ देर बात करने के बाद साहिर ने अलविदाई कलमात कहते हुए फ़ोन काट दिया था। वो अपनी जगह वापस जाने के लिए उठा था। दानी का दिल चाहा था कि उसे रोक ले, लेकिन फिर खामोशी इख्तियार कर गई। अगर आप सोना चाहें तो खैमे में स्लीपिंग बैग्स रखे हैं, आप आराम से सो सकती हैं। साहिर ने जाते जाते रुक कर उसे मुखातिब किया था। तुम्हें मैं इतनी बज़ौक़ लगती हूँ, कैसी खूबसूरत रात, इतने प्यारे मनाजर छोड़कर जाकर सो जाऊँ। दानी ने खफगी से उसे घूरा। वेल, मर्ज़ी है आपकी, वो शान उचकाकर बोला, फिर कुछ सोचकर अपनी जगह जाने की बजाय खैमे की तरफ बढ़ गया। चंद मिनट बाद दानी को वो अपनी जानिब आता दिखाई दिया था। ये ले शॉल, सर्दी काफ़ी है तो इस आग की हिद्दत सर्दी को मिटाने में नाकाम रहेगी। शॉल ओढ़ने, वरना फिर कहेंगी मेरी वजह से बीमार पड़ गई आप। साहिर ने कहते हुए उसे छेड़ा था। दानी ने उसे घूरी से नवासे हुए बगैर कुछ कहे शॉल थाम ली। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डराने की कोशिश मत करें, सच में डर लगने लगता है मुझे। हल्के फुल्के लहजे में साहिर ने उसकी बात पर घूरने की आदत पर चोट की थी। जवाबन दानी ने इस बार उसे घूर भी नहीं सकी। साहिर वापस मुड़ा था। तुम्हें सर्दी नहीं लगती, या तुम स्टील के बने हो? चाहो तो शॉल शेयर कर सकते हो मेरे साथ। दानी को खुद भी इल्म नहीं हुआ था कि वो ये इजाज़त क्यों कर दे गई थी उसे। साहिर की हैरत भरी नज़रों ने एक बार फिर उसके चेहरे का तवाफ़ किया था। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा एहसास करके कह रही हूँ, इतना कुछ किया तुमने मेरे लिए। अब अगर तुम सर्दी की वजह से बीमार पड़ गए तो कल सुबह मुझे वापस कौन लेकर जाएगा? दानी को इस वक्त अपनी इस बात की कोई मुनासिब वजह नहीं मिली थी, तभी निगाहें चुराते हुए बेढंगा सा बहाना बनाया। ओके। साहिर बहस किए बगैर वहीं एक जानिब उसके पत्थर पर टिक गया था। शॉल का एक सिरा उसके बाएं शाने पर था और दूसरा सिरा दानी के दाएं कंधे पर। खामोशी ने एक बार फिर उन दोनों के दरमियान डेरा जमाया था, लेकिन इस बार यह खामोशी बहुत सी अनकही दास्तानें सुना रही थी। उन दोनों के दिल की धड़कनें
इस वक्त एक ही लय पर धड़कने लगी थीं। निगाहों में एक दूसरे का अक्स था, जबकि नज़रें दूर झील के झिलमिलाते पानी को तक रही थीं, जो सुनहरी होता सोने की मानद लग रहा था। नदी के इस पानी ने, सफ़ेद बर्फ़ से ढके इन पहाड़ों ने, हल्की हल्की हवा ने और दूर आसमान पर चमकते चाँद ने उन दोनों के दरमियान हायल होती मोहब्बत को मुस्कुराती निगाहों से देखा था। वो दोनों इन लम्हात को दोस्ती की शुरुआत समझ रहे थे, लेकिन इस बात से बेखबर थे कि इन हसीन लम्हात में मोहब्बत बहुत चुपके से उन दोनों के दरमियान आ बैठी है। जी फ्रेंड्स, आज के लिए कहानी इतनी ही। आप बताएं आपको ये कहानी और दानील और साहिर की बनती दोस्ती कैसी लग रही है। जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।